ये कह रहे हैं कि हम सिटीजनशिप देने के लिए किनको लाए हैं, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर के हिंदुस्तान हैं, ठीक है। अब जो उसमें अमेंडमेंट इन्होंने किया है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में जो अमेंड किया, तो इन्होंने 2003 में रूल्स बनाया, सिटीजनशिप रूल्स, उसी के अंदर एनपीआर और एनआरसी है, अटल की सरकार में। अटल की सरकार में उसी में सब क्लॉज 2, सेक्शन 2 सब क्लॉज, उसका जो सेक्शन पार्ट था, डेफिनेशन पार्ट, उसमें इसने इलीगल माइग्रेंट को डिफाइन किया, इलीगल माइग्रेंट का डेफिनेशन हुआ। उसी के अंदर सब क्लॉज बी में उसके अंदर प्रोवाइजो जोड़ा है, जो अभी जो सीए आया है अमेंडमेंट एक्ट। अब ये कह रहे हैं कि हम उनको देने के लिए लाए हैं। अब उनको देने के लिए लाए हैं कि नहीं लाए हैं वो बताता हूँ कैसे नहीं, लेकिन वो उनके लिए है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। कानूनी पहलू क्या हो सकता है इसका, क्या लगता है आपको? सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई होनी है, क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, उम्मीद तो मुश्किल है, क्योंकि अगर अदालत पर से जब इंसान का विश्वास उड़ जाता है तभी लोग रोड पे आते हैं। आखिरी दरवाज़ा अदालत है। तो आज जो है, अगर सीरीज़ ऑफ केसेस देख लें, सीरीज़ ऑफ केसेस लिंचिंग से लेकर के, लिंचिंग में देखा जा रहा है कि वीडियो में कौन मार रहा है, ठीक है ना, उसको देखने के बावजूद भी वो लोग बरी हो रहे हैं, ठीक, बरी हो रहे हैं। एक वो केस था। उसके बाद अगर एक छोटी सी कंप्लेंट भी अगर डाली जाती है तो लोग उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर, हम भी देंगे कंप्लेंट अगर देंगे लिख करके राइटिंग में, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी होती है। जस्टिस लोया मारे गए, सिर्फ उसकी इन्वेस्टिगेशन मांग रहे थे, जज मारा गया और उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन करने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ऑर्डर करने से। अगर सच की बात थी, सांच को आंच नहीं होता है, इन्वेस्टिगेशन से डरना क्या, किस बात का? तो जस्टिस लोया के मर्डर केस में सिर्फ इन्वेस्टिगेशन मांगा जा रहा था, करवा लेते, अगर सच था तो सही है, नहीं आता, लेकिन सिर्फ इन्वेस्टिगेशन को भी रिजेक्ट कर दिया गया। ये हो गया। राफेल का मामला आया, राफेल के मामले में 500 करोड़ का माल जो है 1500 करोड़ में खरीदा गया। ये दोनों फैक्ट डिनाइड नहीं है, कहीं भी कोई पार्टी डिनाई नहीं कर रही है। तो रीज़न क्या है कि 500 करोड़ का माल 1500 करोड़ में खरीदा गया, उस पर भी इंसाफ कोर्ट से नहीं मिला लोगों को, तो लोग तो देख रहे हैं। उसके बाद आया सीबीआई के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, सेम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद लॉ में प्रोविज़न ये है कि सीबीआई का डायरेक्टर जब अपॉइंट होगा तो उसमें प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन का लीडर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे अपॉइंटमेंट, तीनों मिलकर के। जब सीबीआई के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होना था तो चीफ जस्टिस न जा करके अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, तो ये लॉ का तो खुला उल्लंघन हो रहा है ना। वहाँ गया, उसके बाद 370 आया, 370 में ठीक है वो भारत का अभिन्न अंग है, ये सब जानते हैं, ठीक है भारत का सब अभिन्न अंग है, लेकिन अभिन्न अंग है, एरिया अभिन्न अंग है, इंसान अभिन्न अंग नहीं है। इसका ये मतलब हुआ ना कि एरिया जो है लैंड अभिन्न अंग है, लेकिन वहाँ के इंसान अभिन्न अंग नहीं है, आपके जिस्म का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इंसान ही नहीं है। तो इंसानियत की बुनियाद पर भी, यूनिवर्सल कन्वेंशन के तहत भी, जो उसके इंसान का जो बेसिक राइट्स होता है, कम से कम उसको तो कटल नहीं किया। 1 करोड़ लोगों को आपने घर में बंद कर रखा है, इस पर भी कोई वॉइस नहीं, ना अदालत अगर नहीं सुन रही है तो लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। उसके बाद आया आपको बाबरी मस्जिद का, ठीक है, हिंदुस्तान की तारीख में पहला ऐसा जजमेंट होगा जिस जजमेंट में के सुप्रीम कोर्ट को भी जजमेंट देती है तो उस पर ऊपर लिखा होता है डिलीवर्ड बाय सच एंड सच जज, इसके अंदर वो भी नहीं लिखा हुआ है। ये जजमेंट कैसी है? तो इन सब चीज़ों को अगर सीरीज़ ऑफ जजमेंट्स देखेंगे तो अदालत पर से आवाम का भरोसा उठ गया, तभी ये रोड पे आ गए। अगर अदालत इंसाफ कर रही होती, और आज भी अगर ऐसा नहीं है, अदालत बाउंस बैक की है, कई बार ऐसा हुआ इतिहास में कि गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में रहते हुए काम करी है, लेकिन ऐसा भी हुआ कि बहुत सारे जजेस ऐसे हैं हमारे देश में जो बाउंस बैक करते हैं और ईमानदारी के साथ उस पर जो है जजमेंट देते हैं। साहब, ये इंस्टीट्यूशन जो काम करना बंद कर देते, क्या वजह होती है इनकी, क्या कहाँ ये समस्या? अब ये चक्कर ये है कि हिंदुस्तान में 90% लोग करप्ट हैं। 90% क्या, आज के डेट में हम समझते हैं कि 95% लोग करप्ट हैं। अब जो लोग पावर में आ गए हैं तो उन्होंने क्या कर रखा है कि सब किसी न किसी की कमज़ोरी निकाल के रखी हुई है, और गवर्नमेंट के पास सारी एजेंसी है, उसके ज़रिए सारी कमज़ोरी निकाली हुई है। सारी कमज़ोरी निकालने की वजह से क्या हुआ कि सबकी नफ्स पकड़ रखी है, ठीक है, और सबको डरा धमका रखा है, तो उसकी वजह से लोग एक्ट नहीं करते, हर तरह से उसको डरा धमका के रखा हुआ है। तो
अब इसका तो बैटल यही है कि आवाम जिस चीज़ को बहुत कहने का मतलब सरकार ब्लैकमेल कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है। और कोई भी देखिए, एक आदमी काम नहीं करता। देश की जो हालत हो रही है, क्योंकि इतना बड़ा कंट्री है और एक आदमी उसको जो है चलाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए एजेंसी बनाई गई, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ताकि इसका मिसयूज़ ना हो। लेजिस्लेचर अलग, एग्जीक्यूटिव अलग, जुडिशियरी अलग, कि ताकि सब इंडिपेंडेंट काम करें। आज की डेट में एक भी इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट काम कर रहा है नहीं, किसी की इंडिपेंडेंस नहीं है। चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो आपको सीबीआई हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट वर्क नहीं कर रहा है। तो आपने सर चुनाव आयोग की बात करी, इलेक्शन कमीशन की, क्या लगता है जिस प्रकार की भाषा दिल्ली चुनाव में हुई है लेकर नेताओं के द्वारा, तो सर आपको नहीं लगता कि एक माहौल गंभीर हो रहा है देश का? बिल्कुल गंभीर हो रहा है। ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी तरफ जा रहा है, एक ऐसे बारूद पर बैठा हुआ है कि अगर ये फटा तो हिंदुस्तान जो है ना, हिंदुस्तान एक गृह युद्ध की तरफ जा रहा है अगर देखा जाए तो। अब बहुत जानी माली नुकसान होगा जिस रोज़ ये फटेगा, जिस रोज़, क्योंकि लोगों में इतना गम और गुस्सा है तभी तो रोड पे हैं। और उसके ऊपर से फिर अगर फोर्स इस्तेमाल किया जाएगा, गवर्नमेंट करेगी, आज न कल करेगी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट, क्योंकि अगर गवर्नमेंट देखेगी मैं हेल्पलेस हो रहा हूँ तो जाहिर है वो फोर्स इस्तेमाल करेंगे। और उसके एग्जाम्पल्स दिखने में आ भी रहे हैं, यूपी वगैरह में दिखने में आए, दिल्ली में भी कोशिश करी गई और भी जगह किए जा रहे हैं। और ये नफरत की राजनीति ज़्यादा दिन तो चलेगी नहीं। नफरत कब तक जिंदा रही है दुनिया में, ठीक है ना। और नफरत में क्या होता है कि हेट्रेड इंसान को अंधा कर देता है, और जब अंधा कर देता है तो वो गुड और बैड को जज करने की क्वालिटी उसमें ख़त्म हो जाती है, वो करता नहीं है फिर। तो अंधे जो है, नफरत एक ऐसी राजनीति हो रही है। और ख़ास करके जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं, अगर वो नफरत की राजनीति करें, वो नफरत फैलाएं, क्योंकि वो बेसिकली प्रोटेक्टर हैं, उनको चुना गया प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब ऐसी चीज़ों में ये जो बार बार ये डिबेट क्यों नहीं करना चाहते, CAA, NPR और NRC पे डिबेट क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको पता है कि ये सारा एक्सपोज हो जाएगा। इससे जो सबसे लार्ज सेक्शन अफेक्टेड हो रहा है, वो लार्ज सेक्शन जो अफेक्ट हो रहा है वो आदिवासी, दलित, OBC और द्रविडियन साउथ में है। ये ओरिजिनल बाशिंदे हैं हिंदुस्तान के, ओरिजिनल बाशिंदे हैं हिंदुस्तान के। अब ये है कि जैसे NRC हुआ आपको आसाम में, तो आसाम में जब NRC हुआ तो इन्होंने सोचा था कि शायद हम हिंदू मुस्लिम करेंगे तो मुसलमान ज़्यादा आ जाएंगे, हिंदू कम आएंगे, लेकिन उल्टा हो गया, हिंदू ज़्यादा आ गए, मुसलमान कम आए। तो अब मुसलमान जो हिंदू जब ज़्यादा आ गए तो अब इनको तो सेटबैक लगा। अब ये काउंटर प्रोडक्टिव जब हुआ तो इसको कवर करने के लिए अब इसमें एक चीज़ और भी है। ये कह रहे हैं कि हम सिटीजनशिप देने के लिए किनको लाए हैं, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर के हिंदुस्तान है, ठीक है। अब जो उसमें अमेंडमेंट इन्होंने किया है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में जो अमेंड किया, तो इन्होंने 2003 में रूल्स बनाया, सिटीजनशिप रूल्स, उसी के अंदर NPR और NRC है, अटल की सरकार में, अटल की सरकार में। उसी में सब क्लॉज 2, सेक्शन 2 सब क्लॉज, उसका जो सेक्शन पार्ट था, डेफिनेशन पार्ट, उसमें इसने इलीगल माइग्रेंट को डिफाइन किया, इलीगल माइग्रेंट का डिफिनेशन हुआ। उसी के अंदर सब क्लॉज B में उसके अंदर प्रोवाइजो जोड़ा है, जो अभी जो CAA आया है अमेंडमेंट एक्ट। अब ये कह रहे हैं कि हम उनको देने के लिए लाए हैं। अब उनको देने के लिए लाए हैं कि नहीं लाए हैं वो बताता हूँ कैसे नहीं, लेकिन वो उनके लिए है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1947 से लेकर के और आज तक, 1947 से लेकर के आज तक, यानी 70 साल हो जितने हो गए, क्या उसमें जो लोग बाहर से आते थे उसको सिटीजनशिप नहीं दिया जा रहा था? मिला है लोग, मिला है ना, दिया जाता रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कानून है, अब वो कानून मौजूद है। वो सिटीजनशिप एक्ट के अंदर ही सेक्शन 3 से 6 तक वैसे ही लोगों को देने के लिए प्रोविज़न है, ऑलरेडी है। फिर CAA क्यों लाए? CAA इसलिए लाए कि अगर पूरे देश में NRC हम करेंगे और हिंदू जैसे बैकफायर करेगा, तो हिंदू को कवर करने के लिए CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, लाया गया। और इसीलिए उसमें मुस्लिम का कॉलम खाली छोड़ा गया है, मुस्लिम को जो एक्सक्लूड किया गया ताकि हम मुस्लिम पे जुल्म कर सकें, मुस्लिम को रखें, और ताकि हिंदू बिलीव कर ले कि देखो हम मुस्लिम कैसे, मुस्लिम हम जो है हिंदू और मुसलमान को अलग अलग करना। वकील साहब ने कुछ लोगों से बात करी, उन्होंने कहा जो CAA जो एक्ट ये आया है, इसमें भी बहुत सारी खामियां हैं, क्या कुछ ऐसे पहलू हैं? नहीं, मैं यह खामियां ही तो बता रहा हूँ ना। अब मान लिया जाए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया, अब ये कह रहे हैं कि अब इनको कवर करने के लिए लाए हैं, ये क्लियर कट है कि ये इन्हीं को कवर करने के लिए लाए हैं, इन हिंदू भाइयों को
और उसमें 15 लाख जो एनआरसी में तो सर फिर हिंदुओं के साथ भी तो धोखा वही मैं बता रहा हूँ धोखा कैसे, वही बताने जा रहा हूँ मैं। आप गौर से सुनो इस चीज़ को। मुसलमान की बनिस्बत हिंदू ज़्यादा अफेक्ट होने वाले हैं, ज़्यादा। अब कैसे अफेक्ट होंगे कि एनआरसी जब किया तो 15 लाख हिंदू बाहर हो गए। अब उस हिंदू को बाहर जो हुए हैं उसमें अपर कास्ट का एक भी नहीं है, याद रखिए। अपर क्लास का 14% में से एक भी नहीं है। जो भी हैं वो दलित, आदिवासी, ओबीसी और द्रविड़िया, जो नीचे क्लास के जितने तबके हैं वो सारे के सारे हैं, ठीक। अब इनका मंशा ये है कि ये जो इनको कह रहे हैं कि हम इसमें तुमको सिटीजनशिप दे देंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत उन्हीं को दिया जाएगा, उन्हीं को कवर करने के लिए लाए हैं। अब उनको कह रहे हैं कि तुम इसमें फॉर्म भरो। जैसे ही वो फॉर्म भरेंगे तो वो ये एडमिट कर लेंगे कि माइग्रेंट हैं, शरणार्थी हैं, विदेशी हैं। भाई वो ऑलरेडी सिटीजन है, उसको सिटीजनशिप क्यों दे रहे हो? जो हिंदुस्तान का मूल नागरिक है वो तो ऑलरेडी नागरिक है, उसको सिटीजनशिप देने की जरूरत क्या है? क्यों दे रहे हो भाई? क्या कह के? इसलिए कि वो एडमिट करे कि ये माइग्रेंट है, उसकी इलीगलिटी खत्म की गई है। जो सेक्शन ऐड किया है इन्होंने गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में, वो कहता है कि दे शैल नॉट, दोज हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ इलीगल माइग्रेंट, शैल नॉट बी इलीगल। इलीगलिटी खत्म की, लेकिन माइग्रेंट तो रहेगा। जैसे ही फॉर्म भरेगा वो तो एडमिट कर लेगा कि मैं माइग्रेंट हूँ, और जैसे ही वो एडमिशन हुआ, तस्लीम कर लिया कि मैं माइग्रेंट हूँ, उसके सारे मौलिक अधिकार चले जाएंगे। कौन से मौलिक अधिकार चले जाएंगे? संविधान को अब बदलने की जरूरत नहीं है। अब जो रिजर्वेशन कर रहे थे, एक ही स्ट्रोक में रिजर्वेशन खत्म। क्यों? कैसे? जैसे ही अब ये एनपीआर करेंगे तो उसमें डाटा कलेक्ट करके डाउटफुल सिटीजन में डालेंगे, ठीक। जैसे ही कोई डाउटफुल सिटीजन हो जाता है, वेरिफिकेशन करके डाउटफुल में डालेंगे, और जैसे ही डाउटफुल की कैटेगरी में आता है तो वो रेसिडेंट रह जाता है, सिटीजनशिप खत्म हो जाती है। अब सिटीजनशिप और रेसिडेंट में डिफरेंस क्या है? रेसिडेंट हिंदुस्तान में रह सकता है, सिर्फ जैसे अमेरिकन भी रह सकता है, कनेडियन भी रह सकता है, चाइनीज भी रह सकता है, जैसे रह सकता है, लेकिन उसको मौलिक अधिकार नहीं होंगे जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है कि पावर में शेयर, पावर में शेयर। तो पावर में शेयर क्या है? वोटिंग राइट से है। तो पहला इनका आदत है कि जैसे ही डाउटफुल सिटीजन में डालेगा तो उनके सबसे पहले जो है वोटिंग राइट सस्पेंड हो जाएंगे 5 इयर्स के लिए, 5 साल। और यही 24 का मंशा है इनका कि 24 तक आते आते इन सबको डाउटफुल में डालो, आदिवासी, ओबीसी, दलित और मुस्लिम को डालो, और ये 14% से हम फिर जो है 2024 में गवर्नमेंट बना लेंगे। और इनका एक बड़ा गेम है सरकार, बहुत बड़ा गेम है। उसके बाद ये तो गया, उसके बाद चला जाएगा उसका राइट टू एजुकेशन। किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं होगा इनका, क्योंकि वो सिटीजन में ये रेसिडेंट हो गए। ये प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं खरीद सकते, क्योंकि जो बाहर का रेसिडेंट है इंडिया में जो रह रहा है उसको प्रॉपर्टी खरीदने का हक नहीं है। ये सब मौलिक अधिकार हैं संविधान के। उसके बाद तीसरा कि प्यून से लेके प्रेसिडेंट तक एक भी जॉब नहीं कर सकता, कोई जॉब में नहीं। तो पावर शेयर जो है पावर में ही है ना, तो पावर एडमिनिस्ट्रेशन से गवर्न होता है, यही इलेक्शन से होता है, लेजिस्लेशन बनाते हैं, कानून बनाते हैं और गवर्नमेंट में जॉब लेते हैं। तो यही इसी से ना शेयर पावर हुआ है, तभी तो इक्वालिटी है। यही इक्वालिटी संविधान में है जो अम्बेडकर ने दिया सब लोगों को, कि हर इंसान हिंदुस्तान का सिटीजन जो है वो इक्वल है, इक्वल इन पार्टिसिपेशन इन शेयर एंड पावर। ठीक। वकील साहब, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे। आपने अभी कहा कि सरकार कहीं ना कहीं बल का प्रयोग करेगी, ठीक है ना? अगर बल का प्रयोग करती है तो इसका असर क्या पड़ेगा, इफेक्ट क्या होगा? देखिए, इसका असर तो बहुत काउंटर प्रोडक्टिव होने वाला है, ठीक है ना। और जालिम जो होता है वो तो निहत्तों पे ही हाथ चलाता है, उनके लिए है नहीं। अभी भी देख रहे होंगे, औरतों को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, इनको मार रहे हैं। तो आदमी जब पावर का लस्ट ऐसा होता है कि पावर आदमी को ब्लाइंड, एब्सोल्यूट पावर मेक्स अ पीपुल ब्लाइंड। ये तो आज से नहीं, बहुत शुरू से कहा जाता है। तो अंधा कर देता है, पहला एक तो ये है। दूसरा, नफरत इंसान को अंधा कर देती है। आप किसी से नफरत करके देखें, उसकी कोई अच्छाई दिखाई नहीं देगी आपको। कोई अगर हो, हर इंसान में अच्छाई बुराई है, संसार में हर इंसान है जिसमें अच्छाई बुराई है। किसी में अच्छाई अच्छा है तो अच्छा हो जाता है, किसी में बुराई ज़्यादा है तो बुराई उस पर हावी हो जाती है। तो अच्छा बुरा इंसान हर जगह है, लेकिन नफरत जब आ जाती है तो उसमें डिस्टिंक्शन ऑफ गुडनेस और बैडनेस खत्म हो जाती है, जीरो। आदमी ब्लाइंड। अब ब्लाइंडनेस में उसको ये नहीं लगता कि ये बच्चा है, कि ये औरत है, कि ये बूढ़ा है, कि ये मर्द है, कि इंसान है, ये जानवर है, क्या है, उस सब का कत्ल कर देता है। तो ये जो नफरत इन्होंने फैलाई है, इतनी जो नफरत फैला रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रखे हुए, तो ये जब फूटेगा ना तो हिंदुस्तान में बहुत जानी माली नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, कि जिसका फिर जो है दोबारा उसको इस देश को कंसोलिडेट करके पावर में लाना बहुत मुश्किल होगा।
मुश्किल होगा। इसका दूसरा इफेक्ट ये है कि जो मुझे याद है कि 2014 में मनमोहन सिंह जब छोड़े थे पोस्ट, तो उस वक्त जो है यूरोप, अमेरिका और इजराइल, ये 3 ऐसे लोग थे जिनकी थिंक टैंक की रिपोर्ट की आर्टिकल मैंने पढ़ी थी। वॉशिंगटन पोस्ट के एक आर्टिकल में छपा था, दो आर्टिकल मैंने पढ़ा था। उस वक्त ये आया था कि दुनिया की 2 बड़ी इकोनॉमी हमें चैलेंज कर रही है। किसको? यूरोप, अमेरिका और इजराइल को। तो 2 इकोनॉमी, चाइना और इंडिया। दूसरा आर्टिकल ये पढ़ा कि इंडिया के इकोनॉमी इज मोर थ्रेटनिंग एंड चैलेंजिंग टू अस, क्योंकि हिंदुस्तानी जो है इंग्लिश में वेल वर्स हैं, टेक्नोलॉजी की नो हाउ बहुत अच्छी जानते हैं, तो ये सुपरसीड कर लेंगे कल को, तो ये ज़्यादा डेंजरस है। तो इसको लेकर के उनकी स्ट्रेटजी थी कि किसी तरह से इस खित्ते में जंग हो, जैसे डोकलम हुआ था पाकिस्तान को लेकर के। 2 न्यूक्लियर पावर अगर यहाँ टकराते हैं तो हमारी इकोनॉमी फिर से सर्वाइव कर जाएगी, ठीक। तो इसने देखा कि जंग 2 न्यूक्लियर पावर अब लड़ नहीं सकते, क्योंकि लड़ेंगे तो 2 न्यूक्लियर पावर के लड़ने का चांस खत्म है, भली प्रॉक्सी वार चलता रहे। अब इसमें अगर 2 न्यूक्लियर पावर नहीं लड़ेंगे, कोशिश हुई लेकिन नहीं लड़े, क्योंकि दोनों खत्म हो जाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में इन्होंने फिर क्या स्ट्रेटजी बनाई कि ऐसे आदमी को चुन के हिंदुस्तान के तख्त पे बैठा दो कि जिसके डिसीजन लेने की कैपेसिटी ही ना हो, ठीक है। और वैसे आदमी को बैठाया और उसको मोटिवेट किया कि देखो, तुम्हारे खिलाफ, याद होगा कि शुरू में हिंदुस्तान में जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बना था तो अवार्ड वापसी का शुरू हुआ था, इंटॉलरेंस शुरू हुआ था। तो इसको उन लॉबी ने कन्विंस किया कि देखो, तुम्हारे खिलाफ आज भी बहुत शिद्दत पाई जाती है, तुमको आज भी हिंदुस्तान की आवाम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक। तो कंट्रोल कैसे करोगे? तो कहा हर चीज़ कंट्रोल होता है पैसे से, क्योंकि कन्विंस करने के लिए जाहिल तो कन्विंस, और जो पढ़ा लिखा नहीं होगा वो दोनों साइड से नहीं सोच सकता, वो अपने फ़ायदे की चीज़ देखता है। तो उसने देखा कि ठीक है, मेरे अपने फ़ायदे की चीज़ है, जाहिर है सारा पावर माल में यानी प्रॉपर्टी में या मनी में कंट्रोल होता है, वहीं से कंट्रोल होता है। तो कहा तुम देख लोगे कि अपोजिशन के पास कितने पैसे हैं, नोटबंदी करो, कितना पैसा कौन कौन कहाँ रखा है, किस अवाम के पास कितने पैसे हैं, कितना इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पैसे है, ठीक है, अवाम से कितना चूस सकते हो पैसा, तुम निकाल सकते हो, वो सारा एक शॉट में तुमको पता चल जाएगा। वो बहुत ही कन्विंस हुआ और उसने रातों रात इसको कर दिया, ठीक, एक स्ट्रोक में मारा। लेकिन उसको ये पता नहीं है, जाहिल को तो ये पता नहीं है कि इसका साइड इफेक्ट क्या होगा। तो यही चीज़ रघुराम राजन जब गवर्नर थे, तो रघुराम राजन तो पढ़ा है ना, वो जानता है पूरी दुनिया की इकोनॉमी। जो पढ़ा लिखा आदमी होगा, एक जाहिल उसको थोड़ी एडवाइस करेगा। मैं लॉयर हूँ, अगर मेरा क्लर्क, मेरा चपरासी ये कहे कि वकील साहब पिटीशन ऐसे बनेगी और केस ऐसे बहस होगा, तो मैं क्या करूँगा? तो उसको तो धक्के मार के भगा दूंगा कि तुम हमें एडवाइस करो तो तुम ही वकील बन जाओ। तो जो इतना पढ़ा लिखा लोग हैं हिंदुस्तान में, उनका अपना उर्जित पटेल भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि एक चाय वाला, बेचने वाला आदमी एक इतने क्वालिफाइड एंड स्कॉलर आदमी को उसको एडवाइस कर रहा हो, तो वो कौन बर्दाश्त करेगा? जिसके अंदर अगर ज़मीर जिंदा होगा एजुकेटेड आदमी के अंदर, तो वो तो छोड़ के भाग जाएगा। उसने क्या किया कि उसने पूरे जितने इनके पढ़े लिखे क्वालिफाइड थे सब छोड़ के भाग गए, सब, एवरीवन, ठीक। और अब उसका रिजल्ट भी देखिए। कल तक मनमोहन सिंह को ये गाली दे रहे थे, दिया था ना, कि हार्ड वर्क और हार्वर्ड से पढ़ा हुआ ये जो इकोनॉमिस्ट हैं। कल के पार्लियामेंट में स्पीच में मोदी ने कहा कि मनमोहन सिंह जी, आप इतने बड़े जो है अर्थशास्त्री हैं, अगर चाहते हैं तो हमें एडवाइस करें, हम इस पर बात करने के लिए तैयार हैं। तुमको बेशर्म इंसान हो, इतने इंसान, शर्म और हयात डूब गई तुम्हारी, इसलिए कि एक इंसान जो इतना पढ़ा लिखा, इतना क्वालिफाइड, जिस वक्त वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी वहाँ से निकाल के लाया था, तुम उस पर तंज कस रहे थे, और आज जब तुम ऊँट पहाड़ के नीचे आ गए तो तुम उसकी जो है सपोर्ट मांग रहे हो। तो ये सब चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं कि इकोनॉमिक फ्रंट पे भी जो ये फेल हुआ, तो उसने सोचा कि ये भी है स्ट्रोक एक मार, एक रीज़न इसका ये भी है। लेकिन रीज़न जो है ये बहुत ही ख़तरनाक है कि ये वैदिक एज में चला जाएगा। अगर मान लिया जाए आदिवासी, ओबीसी, दलित, द्रविडियन इन साउथ, ये मूल निवासी हैं, संविधान में भी लिखा हुआ है मूल निवासी हैं, और बाकी जो है ये आर्यंस हैं जो 14% हिंदुस्तान के बाहर से आए थे। तो ये एक्ट ला करके 2 चीज़ें कर रहे हैं। ये एक, तारीख बदल रहे हैं। कैसे? कह रहे हैं कि देखो मैं माइग्रेंट नहीं हूँ, अब तुम माइग्रेंट हो। सीए के अंदर एप्लीकेशन देगा तो एडमिट कर लेगा कि मैं माइग्रेंट हूँ, तो कहा मैं तारीख बदल रहा हूँ, अब मैं माइग्रेंट नहीं हूँ, मैं ओरिजिनल बाशिंदा हूँ, ओरिजिनल रेसिडेंट हूँ, हिंदुस्तान का ओरिजिनल सिटीजन हूँ, तुम लोग माइग्रेंट हो, ठीक। अब उसको माइग्रेशन जैसे ही, उसमें भी जो सेक्शन 6B में जो इनको देंगे सिटीजनशिप, वो सिटीजनशिप
इजीली सिटीजनशिप नहीं है, सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन कंडीशन इम्पोज बाय गवर्नमेंट। वो भी सिटीजनशिप जो देंगे सीएए में, इनको कवर करेंगे, जो एनआरसी करेंगे तो देश में बैकफायर होगा, तो वो कंडीशनल होगा और 5 साल के बाद मिलेगा। ये 5 साल का गैप जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है, वही चीज़ है सर। दूसरी चीज़ कानून में है कि एनआरसी में और या भी एक नया शिगोफा छोड़ा है, आप सुन लीजिए। नया शिगोफा इन्होंने क्या छोड़ा कि एनआरसी का तो डिस्कशन ही नहीं हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने कहा हमने किया नहीं, उसकी ज़रूरत ही नहीं करने की। एनआरसी करने की डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, वो कंडक्ट नहीं होगा पूरी कंट्री में। एनपीआर से डाटा लेकर के रखा जाएगा किसमें, एनआरसी में। तो एनआरसी करने की ज़रूरत क्या है, वो तो तैयार हो गया, खाली उसका डेट अनाउंस करना है। और याद रखिए कि एनपीआर कांग्रेस ने 2010 में किया था, अब उस वक्त सीए नहीं था, ठीक, तो सीए क्यों लाया गया, तो 2010 में एनपीआर किया गया। सीए के बगैर एनपीआर एनआरसी का कोई इफेक्टिव यूज नहीं है। कैसे, 2010 में एनपीआर कांग्रेस ने किया, उसी के तहत आधार कार्ड इशू किया गया। 2010 के बाद 2015-16 में यही गवर्नमेंट एनआरसी को अपडेट भी किया है, अपडेट किया, तो तब तक तो ये डेंजरस नहीं था। सीएए लाया गया कि एनपीआर और एनआरसी को एग्जीक्यूट करना है। अगर सीएए खत्म नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि इसमें दलित, आदिवासी, ओबीसी भी, ओबीसी जो ये बहुत खुश है ना, इन रिजर्वेशन हटाने की जरूरत नहीं है। जब नौकरी ही नहीं कर सकता तो रिजर्वेशन तो तेल लेने चला गया, एक शॉट में रिजर्वेशन खत्म, ठीक है। तो ये चारों और इंक्लूडिंग मुस्लिम मिला के 85% होते हैं। 85% का वोटिंग राइट्स 5 इयर्स के लिए सस्पेंडेड, ठीक है। और ये रूल करेंगे 14%, बाकी सब गुलाम हो जाएंगे, जो वैदिक एज में था वैसे ही गुलाम रहेंगे।